हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स। आज हम लोग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 कवर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने अभी तक जितने भी इंट्रो थे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के वो देखा है, वो कवर किया है अच्छे तरीके से। फिर सारे फीचर्स को हमने कवर करने का कोशिश किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। उसमें मैंने आपको बताया था, इतने सारे फीचर्स बताए थे और एक्रोनिम के ज़रिए आप लोगों को याद करवाने का कोशिश किया था, ट्रिपल एस ये सब चीज़ करके। उसके बाद फिर हमने आर्टिकल 12 को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा है। जितने भी बेयर एक्ट्स में उसका क्या क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है वो हमने सब कवर किया है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 में लॉज का मतलब देखा है हमने, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये सब हमने कवर कर लिया अभी तक। हम लोग आर्टिकल 14 को कवर करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। कवर करते हैं आर्टिकल 14 का जो टाइटल है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 का टाइटल है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और इसका जो आप लोग वर्ड पढ़िएगा तो उससे बहुत सारी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको अगर हम लोग ब्रेक करके देखें, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 का जो टाइटल है वो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। कानून के सामने सब कोई बराबर है, अगर उसको हिंदी में बोले तो। द स्टेट शैल, और ये स्टेट में कौन कौन आएंगे वो हमने आर्टिकल 12 में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनी सिटीजन ये सब चीज़ नहीं लिखा है। मैंने आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए, और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबके लिए है, मतलब एलियंस एंड दी सिटीजन्स दोनों के लिए हैं। और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कवर करवाया है, उसे आप लोग देख सकते हो। और मैंने ट्रिक भी बताया था कैसे आप लोग याद कर सकते हो कि सिर्फ 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के पास अवेलेबल है। उसमें कौन कौन है? आर्टिकल 15, फिर 15 का 2 गुना 30, फिर था 16 और फिर था 29। 15, 30, 60, 16, फिर 29 और फिर एक छूट रहा है जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास था, आर्टिकल 19। यस, 16, 29, हमने क्या बताया था? 15, फिर 15 का डबल 30, फिर बताया था 16 सोल से बताया था, आत्मा से, और फिर बताया था 19 एंड 29। लास्ट में आ रहा है 9 फॉर नो। चलिए वो इस लेक्चर में क्या है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग सर्च कर सकते हो। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो आर्टिकल 14 जो है वो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब पहला चीज़ कि यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये जो है हमारा आर्टिकल 14 वो सबके पास है अवेलेबल। एलियंस के पास भी है, सिटीजन्स के पास भी है, लीगल पर्सन जो होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी है कोई, तो उनके पास भी है ये चीज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पे कंपनी का कैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम लोग से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, हम लोग से स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, हमारे राइट टू इक्वालिटी। वेट फॉर अ सेकेंड, मुझे ये लाइट बंद करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम लोग से स्टेट ये नहीं कर सकता है, हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, हम लोग को डिनाई नहीं कर सकता राइट टू इक्वालिटी। उसी तरीके से दो कंपनी है, मान लीजिए जो एक सरकारी टेंडर निकलने वाला है और दो कंपनी है एक्स और वाई, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन लोगों के बीच में भी, एक्स और वाई के बीच में। ये है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि लीगल एंटिटीज़ के पास भी अवेलेबल हैं, उनके पास भी राइट टू इक्वालिटी है। अगर मान लीजिए जो सरकार थी उसने वाई कंपनी को दिया है और इसके साथ एक्स कंपनी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया है, तो ये एक्स कल को सरकार को घसीट सकती है कोर्ट में, बोल सकती है कि उसकी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट किया गया है। अब समझ में आया? तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई भी पर्सन में आप लोग समझ रहे हो ना, वो जो यहाँ पे पर्सन है उसमें सब आएंगे, सिटीजन्स, एलियंस मतलब फॉरेनर्स, ठीक है, फिर लीगल एंटिटीज़, ये सब आएंगे उसमें। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसको हम लोग अलग से देखेंगे, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। याद हो गया होगा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन है, मतलब एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और हमने वहाँ से इस चीज़ को पिक किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप एक शब्द में अगर इस चीज़ को डिफाइन करना चाहते हो या फिर एक लाइन में आपको बोलना हो, एसेंस पूरा बताना है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब कोई बराबर है, तो इसका एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप कह सकते हो उसको एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। मतलब किसी के भी फेवर में ना प्रिविलेज नहीं होगा, मतलब स्टेट किसी के भी फेवर में
कोई इस तरीके का प्रिविलेज नहीं ला सकती है ना कि नहीं, कानून भले ही सेम हो सबके लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्स इंसान आया जो कि बहुत ही रिच है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही पावरफुल है, उसके लिए कानून अलग, और फिर एक कोई पुअर है उसके लिए कानून अलग, ये नहीं होगा। और इस चीज़ को कौन रोकता है? इस चीज़ को रोकता है ये जो प्रोविज़न है, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये इस चीज़ को रोकता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये इस चीज़ को प्रिवेंट करेगा कि कल को ये जो कोर्ट है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करेगा। क्यों इंश्योर करेगा? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है, दिया हुआ है आर्टिकल 14 के अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर, कि वो किसी भी प्रकार का प्रिविलेज हमारे सोसाइटी में, हमारे स्टेट किसी भी प्रकार के प्रिविलेज किसी भी पर्सन को, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को नहीं देगी। ठीक है, ये होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के फेवर में प्रिविलेज नहीं होगा। ये है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे तो आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज, प्रिविलेज का नहीं होना ही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ। अगर एक कानून है जिसमें बोला गया है कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल, मतलब ये जो ट्रैफिक सिग्नल उसको तोड़ेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा 500 का, तो वो कोई भी तोड़े, भले ही वो पुलिस मैन ही क्यों ना तोड़े, उसे देना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें देना पड़ेगा वो। ठीक है, यही है इसका मतलब, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ। आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्टेटस से बिलोंग करते हो, किस स्ट्राटा से बिलोंग करते हो सोसाइटी में, डजेंट मैटर, आपको देना पड़ेगा। मतलब कानून सबके लिए बराबर है। ये चीज़, इस चीज़ को ये इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। फिर है नो पर्सन इज अबव लॉ। कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, सेम इन तीनों का मतलब अगर आप लोगों को एक लाइन में समराइज करना हो तो आप कह सकते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि प्रिविलेज नहीं होना, एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पर्सन्स, यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस का। आपने भी बोला कि सारे लोगों के लिए कानून सेम होंगे, यही चीज़ है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेम कानून, लेकिन जब बात आती है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, या फिर हम आगे और पढ़ेंगे कुछ सिचुएशंस आते हैं ऐसे जहाँ पे सेम कानून होगी, लेकिन जैसे ही वो पोजीशन सामने आएगी तो वो कानून की जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं एक्सेप्शंस टू द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे एक्सेप्शंस क्या है, हम लोग एक एक करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मैंने चेक किया था, ये थोड़ा सा मतलब लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं इसे रीड कर देती हूँ। आर्टिकल 361, पहले एक्सेप्शंस याद करते हैं, वो तो बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जो कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ में एक्सेप्शंस हैं? आर्टिकल 361, आर्टिकल 361A, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर आर्टिकल 105, फिर 194, 194, उसके बाद है आर्टिकल 31C, और फिर है कुछ फॉरेन लीडर्स, डिप्लोमेट्स एंड यूएनओ और उसके एजेंसीज के बारे में। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 361 क्या है? वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। तो ये इम्यूनिटी क्या है, ये क्यों प्रोवाइड उन्हें किया गया है? ये जो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो भी चीज़ें मैंने लिख रखी है ना, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, आर्टिकल 361 क्या कहता है? इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स। प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स जो होंगे ना, वो लीगली लाइबल नहीं होंगे फॉर देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। वो उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटी जो भी परफॉर्म किया है उस चीज़ के लिए वो लोग लीगली लाइबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। वो लोग लीगली इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होंगे। आपको पता होगा कि ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जितनी भी डील करती है, फॉरेन डील करे या फिर जितने भी कानून बनते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे साइन किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ने साइन किया है बस इस चीज़ के लिए। कल को मान लीजिए कि कोई कानून में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कल को जो फॉरेन ट्रीटी किया गया था उसमें कुछ अगर ये लगा, एलिगेशंस लग गए कि नहीं हमारे इंडिया का कुछ इस तरीके का सौदा किया गया या ये किया गया हमारे टेरिटरी को, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्रेसिडेंट कल को इस चीज़ के लिए सरकार ये नहीं कह सकती कि उस पर जो साइन जो था वो प्रेसिडेंट का था, हमने क्या किया, हमने तो बस कानून बनाया, बट साइन किसका था? अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट का था। बट इसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्शंस दिया गया है और उसमें बोला गया है कि नहीं, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स जो होंगे स्टेट्स के, वो लीगली लाइबल नहीं होंगे किसी भी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए, अपने जो भी ऑफिशियल पावर्स के लिए वो लोग लीगली लाइबल नहीं होंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स, और ये जो साइन है उसका मतलब है कि वो लोग लीगली लाइबल नहीं होंगे, नॉट लीगली लाइबल फॉर देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़।
फिर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। कोई भी, जैसे कि आप प्रेसिडेंट हो, मान लीजिए आप इमेजिन करके चलो आप हो प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर आप गवर्नर हो किसी स्टेट की, तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती है, या फिर ऐसा नहीं है कि इनिशिएट नहीं की जा सकती है। अगर कोई चल भी रही है और अगर आप हो तो वो कंटिन्यू भी नहीं हो सकती है, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द एक्टिंग प्रेसिडेंट और द एक्टिंग गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। फिर थर्ड में क्या कहा गया है, नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट। अगर आप प्रेसिडेंट हो, आप गवर्नर हो किसी स्टेट का, तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट टाइप, मतलब अरेस्ट वारंट नहीं निकल सकता है, इशू नहीं कर सकती कोई भी कोर्ट कि जाओ उन्हें जा करके अब अरेस्ट कर लो, उन्हें जेल में डाल दो, ये सब चीज़ नहीं हो सकता। ये सब चीज़ का इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया। वही तो मैं बता रही हूँ कि ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि मान करके चलिए अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है और आपसे कुछ रूल ब्रेक हुआ है, आपने मान लीजिए किसी कुछ क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, और सेम चीज़ अगर वो प्रेसिडेंट और गवर्नर ने किया, एक्टिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर ने, तो आपको सेम कानून है, इंडिया है, सेम कानून यहाँ पे लागू होता है सबके प्रति, बट आपको वो सज़ा तुरंत होगी, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं होगी उस वक्त। क्यों? क्योंकि उनकी ऑफिस की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये कानून दिया गया है, ये मतलब ये एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट वाली प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। फिर नो सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर द पर्सनल एक्ट्स कैन बी इनिशिएटेड विद इन 2 months प्रायर नोटिस। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, सॉरी विद इन नहीं है, ये विदाउट है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है किसी स्टेट के, तो उन्होंने, क्योंकि सारे इंसान के ज़रूरी नहीं कि सारे ऑफिशियली एक्ट्स होंगे वो जो भी परफॉर्म करेंगे, वो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, तो वो उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ इस तरीके का कुछ चीज़ परफॉर्म किया होगा। मतलब मान लीजिए उनके भी तो रिलेटिव्स होंगे, तो मान लीजिए उन्होंने अपने रिलेटिव्स के खिलाफ ही कुछ इस तरीके से चीज़ें परफॉर्म की होगी। फॉर एग्जांपल कोई लैंड रिलेटेड कोई इशू हो चल रहा होगा उनका उनके रिलेटिव से, और उनके रिलेटिव को उन पे केस करना होगा, तो मतलब वो हुआ सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ठीक है, नो सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर द पर्सनल एक्ट्स कैन बी इनिशिएटेड विदाउट गिविंग 2 months प्रायर नोटिस। आप जब तक, मान लीजिए वो रिलेटिव जो था प्रेसिडेंट का या फिर गवर्नर का, तो उनको जब तक 2 month का प्रायर नोटिस नहीं देंगे प्रेसिडेंट या फिर जिसके भी खिलाफ कंप्लेंट करना है या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट को, तब तक वो सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ। इसका ये मतलब हुआ। अब मैंने अभी तक जितने भी बातें बोली, ये जो एक्सेप्शन दिए गए प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ, ठीक है, सिविल क्रिमिनल, फिर उनकी जो ये ऑफिशियल ड्यूटी थी, ये सब चीज़ उनके खिलाफ जो नहीं की जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो इम्यूनिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो ऑफिस में है तब तक ही के लिए ये इम्यूनिटी उनके पास है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो जब तक ऑफिस में है, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, याद रखिएगा, ये जो इम्यूनिटी दिया गया है उनके ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान ही है वैलिड। अब हम बात करते हैं सेकेंड एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 361 पहला था, अब आर्टिकल 361A जो कि है सेकेंड एक्सेप्शन। इसमें क्या कहा गया है, पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट ऑफ स्टेट। एक मिनट हाँ, मैंने बोला आर्टिकल 361 भी एक एक्सेप्शन है, जिसमें क्या है कि कोई भी पर्सन जो है, अगर उसने ट्रू पब्लिकेशन किया है, मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स चला है वैसा का वैसा ही पब्लिकेशन किया है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी ऐड कर दिया गया कि पार्लियामेंट के सेशन में ये बोला गया जो कि बोला भी नहीं गया। अगर इस तरीके का कोई रिपोर्ट कर रहा है तो वो तो गलत होगा, बट एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रू पब्लिकेशन को दिया गया है, जो कि सही एकदम ट्रू रिपोर्ट दिखाए हो, जो हुआ है वही बस दिखाया हो, तो उनके प्रति ये इम्यूनिटी दिया गया है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मान लीजिए ये पार्लियामेंट में कुछ प्रोसीडिंग, आपको पता होगा ना, सेशंस चलती है हमारे पार्लियामेंट की, ठीक है, दोनों हाउसेस में चलती है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी सेशन चलती है, तो उनमें जो भी क्या हुआ, बातचीत, जो भी प्रोसीडिंग्स चली, उनका अगर कोई पर्सन ट्रू उस चीज़ की ट्रू पब्लिकेशन करता है, न्यूज़पेपर में किया या फिर रेडियो में बोला या फिर टेलीविज़न में किसी भी प्रकार से ये चीज़ बोला गया है, तो उसके प्रति वो पर्सन के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट किया जा सकता है। वो मतलब वो इंसान लायबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए कि उसके खिलाफ कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया जाए, ठीक है। अब अब बात करते हैं आर्टिकल 105 एंड 194। या 105 क्या कहता है, जैसे कि एमपीज हो, मम्मा आप एमपी समझ रहे हो ना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या तो आप लोकसभा के मेंबर हो या तो आप राज्यसभा के मेंबर हो, उसी तरीके से एमएलए हो, ठीक है, मेंबर हो लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना कि आप बिंग अ मेंबर, मतलब यू बिंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आपने कुछ बोला,
हाउस के अंदर की बात कर रही हूँ, अगर आपने हाउस की सेशन चल रही है और तब आपने कुछ बोला या फिर कुछ वोट, क्योंकि बहुत सारे ये मोशंस पास होते हैं तो उसमें वोट देना होता है, आपने कुछ वोट दिया या फिर आपने कुछ बोला ही, तो उस बेसिस पे आपको कोई कोर्ट में नहीं घसीट सकता और आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता है कि इन्होंने, मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके की बात की जो कि अगर आप बाहर करते, उस सेशन के बाहर करते, और इस तरीके का बात आपने की है जो, अगर यही चीज़ आपने वो बात जो की वो अगर बाहर किया होता आपने, तो वो हेट स्पीच माना जाता, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है उसके विद इन उसको हेट स्पीच माना जाता। बट क्योंकि वो आपने विद इन दी वॉल्स ऑफ द पार्लियामेंट किया है, ठीक है, वो सेशन चल रहा था तब आपने किया है ना, तो उस बेसिस पे कोई ये नहीं कह सकता कि आपने हेट स्पीच दिया है तो आपको हम कोर्ट लेकर के जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है पार्लियामेंटेरियंस को और फिर स्टेट लेजिस्लेटर को और फिर स्टेट लेजिस्लेटर्स को, कि वो लोग मतलब एक प्रकार का फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि वो लोग पार्लियामेंट के अंदर खुल करके अपना आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो एमपीज उन्होंने कुछ भी बोला है पार्लियामेंट के सेशन के अंदर और कुछ भी मतलब, और फिर वोट जो भी दिया है पार्लियामेंट में या फिर उस पार्लियामेंट के बहुत सारे कमिटीज़ होते हैं उसके अंदर, तो उस चीज़ के लिए उनको, वो लोग लायबल नहीं होंगे उस चीज़ के लिए फॉर एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, किसी भी प्रकार के कोर्ट ऑफ लॉ में वो लोग किसी भी प्रकार के प्रोसीडिंग्स के लिए लायबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। और सेम है अंडर आर्टिकल 194, 105 में 89 ऐड कर लीजिए, जैसे कि जो सेंटर के लेवल पे है जो भी आर्टिकल्स उसमें 89 ऐड कर लीजिएगा तो वो स्टेट के लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो 194 वो एमएलएज के लिए सेम बातें कही गई है कि अगर एमएलएज ने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कुछ भी बातें बोली है, ठीक है, कुछ भी बोला है या फिर वोट दिया है अपने असेंबली में या फिर अपने कमिटीज़ में, तो उसके लिए वो लोग लायबल नहीं होंगे, ठीक है, किसी भी कोर्ट में। अब फॉरेन लीडर्स, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स एंड यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज, तो ये लोग भी जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे अंदर कोई कानून है, मान लीजिए हमारा जो भी कानून है उन्होंने अगर ब्रीच किया है हमारे कानून को, ठीक है, उन्होंने वायलेट किया है इंडियन लॉज को, तो वो लोग लायबल नहीं होंगे किसी भी प्रकार के प्रोसीडिंग्स के लिए इंडिया के अंदर, इंडिया के कोर्ट के अंदर। उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना होगा वो जहाँ से वो लोग आए हैं वो उनकी खुद की कंट्री लेगी, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम लोग उनको लायबल ठहराएं उनके एक्ट्स के लिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 31C, आपको पता है आर्टिकल 31C जो है वो बात करता है कि जो हमारा DPSP है 39, उसका क्लॉज बी एंड क्लॉज सी को, हाँ, आर्टिकल 31C जो है वो क्लॉज 39B एंड 39C को इफेक्ट देने का बात करता है कि मतलब जब भी अगर कोई ऐसा लॉ आ रहा है जो कि उसका जो पर्पस है वो है 39B एंड 39C को इफेक्ट देना, मतलब उसका पर्पस है 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करवाना, तो आर्टिकल अगर 14 वायलेट हो भी गया तो भी इस बेसिस पे कोई नहीं जा सकता है ये केस करने के लिए कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में, 31A पढ़ेंगे, 31B पढ़ेंगे एंड 31C भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन भी लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी 31C आता है आर्टिकल 14 चला जाता है। अब मैं बात करती हूँ इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है ना, ये वन ऑफ द 3 एलिमेंट्स है ऑफ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। ये रूल ऑफ लॉ जो है ना एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि A.V. डाइसे ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, उन्होंने ये इन्वेंट किया है, रूल ऑफ द लॉ ये कॉन्सेप्ट है। और इसके 3 एलिमेंट्स हैं, उसी 3 एलिमेंट्स का एक पार्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो बाद बाकी कौन से 2 पार्ट्स बचे हैं वो भी देख लेते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, ये रूल ऑफ लॉ क्या कहते हैं ना कि सुप्रीमेसी होगी लॉ की, कोई भी आर्बिट्ररी पावर आके रूल नहीं करेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा एक प्रकार का अराजकता है कि किसी पे भी गुस्सा है तो उसे हम पनिश कर देंगे, नहीं, कोई भी इंसान तभी पनिश होगा जब उसने ब्रीच किया हो लॉ को, ठीक है, कोई भी इंसान ने जब वायलेट किया है लॉ को तभी वो पनिश होगा, अदरवाइज वो पनिश नहीं होगा। इसी को कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। कानून की चलेगी, कानून अगर तोड़ा है तब जाकर पनिशमेंट होगा, नहीं तोड़ा है तो फिर क्यों पनिशमेंट होना। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने देखा भी, इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर एक लाइन में बताना हो तो एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज का नहीं होना किसी के भी फेवर में, सब बराबर होंगे। फिर प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स का प्राइमेसी होना, मतलब ये ब्रिटेन में क्या है ना कि माना जाता है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इंडिविजुअल राइट्स से आया है, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्स है वो इंडिविजुअल की राइट्स, मतलब इंडिविजुअल राइट्स से आया है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारे यहाँ ये जो थर्ड एलिमेंट है वो अप्लाई नहीं होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो राइट्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारी फंडामेंटल राइट्स, उसकी सोर्स क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ और हम लोग फिर पढ़ेंगे अच्छे से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज।
अब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ठीक है। EPL, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का अगर मैं बात करूँ तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पिक करा था। हमने जो ये पहला कॉन्सेप्ट देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो ब्रिटिश ओरिजिन का था, और ये है अमेरिकन, ठीक है। यूएसए से हमने पिक करा है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं हम लोग। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, 3 बातें यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में। क्या? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस है तो वो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल सर्कमस्टांसेस इन द सेंस, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल आप मान के चलो जैसे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है ये कोई, नहीं वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा वो एग्जांपल, बट इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल क्या ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए ये कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और ये कोई SC ST कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो लोग जो है ना वो दोनों इस बात में फिट नहीं आएंगे, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अगर यहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी इस हैंड में भी वो जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट है, ये दोनों जनरल कैटेगरी के हैं, तब पहला प्रिंसिपल पे एग्जाम्पल ये सूट करेगा, ठीक है। ये जो पहला यहाँ पे है प्रिंसिपल कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस है, ये भी जनरल स्टूडेंट है, ये भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। इनके बीच में फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों सेम कैटेगरी के हैं तो फिर इनमें किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कौन रोकता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज रोकती है हमें इस बात के लिए, ठीक है। और जैसे हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था, एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब वहाँ पे प्रिविलेज नहीं देना है स्टेट को, ये था हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। और कौन कौन सी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ये देखो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज सिमिलरली सिचुएटेड। जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं, जैसे कि इंडिया में अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा सकती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई ST कैटेगरी का स्टूडेंट है और यहाँ पे भी कोई ST कैटेगरी का स्टूडेंट है, ये लोग दोनों क्या हुए? ये लोग सिमिलरली सिचुएटेड हुए, ठीक है। तो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज सिमिलरली सिचुएटेड, जो सिमिलरली सिचुएटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्वेशन इनको मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं OBC का बात करूँ तो उन लोगों को 27% का रिजर्वेशन मिला है, तो वहाँ पे क्या होगा? ये कानून है कि 27% का रिजर्वेशन उनको देना है, OBC जो भी कैटेगरी के बच्चे होंगे। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज जो सिमिलरली सिचुएटेड, उसमें भी सिमिलरली सिचुएटेड का क्या मतलब है? यहाँ पे आप लोग क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा लो। सिमिलरली सिचुएटेड, आप रिजर्वेशन देना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है कि 27% आपको रिजर्वेशन देना है जॉब्स में OBCs के बच्चों को, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को या फिर उनको पर्सनस को। तो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज जो कि सिमिलरली सिचुएटेड है, यहाँ पे जो सिमिलरली सिचुएटेड है ना, इस चीज़ के लिए ही ये जो है ना सिमिलरली सिचुएटेड, ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट करके देखिएगा क्रीमी लॉ, जो क्रीमी लेयर है OBCs में, क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट आया था। क्यों? क्योंकि सिमिलरली सिचुएटेड तो हो तब तो इक्वल सिमिलर एप्लीकेशन होगा ना लॉस का। आपने कह दिया कि हाँ देना है, तो आप सारे OBCs को वो चीज़ नहीं दे सकते ना, क्योंकि कुछ OBCs जो हैं वो उनकी, अगर आप लोग इनकम वाले स्टेटस का बात करो तो वो लोग थोड़े से ऊपर बिलोंग करते हैं बाद बाकी OBCs के कैटेगरी में। तो हम लोग चाहेंगे कि जो OBCs जो कि लोअर स्ट्रेटा में बिलोंग करते हैं OBCs के अंदर भी, ठीक है, तो उनको वो मिले, पर्पस ज़्यादा वहाँ सर्व होगा ना, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग सारे OBCs हो, बस ये क्राइटेरिया है तो आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं। तो ये चीज़ है, ठीक है। सिमिलरली सिचुएटेड हो मतलब रिजर्वेशन ठीक है सबके लिए OBCs को मिलने चाहिए, बट जो सिमिलरली जो फाइनेंशियली थोड़े पुअर हैं, वो जो फाइनेंशियली पुअर हैं और वो OBCs जो थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं, वो लोग सिमिलरली सिचुएटेड नहीं हुए। इंस्टेड ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम, आप लोग सेम उससे बिलोंग करोगे, कैटेगरी से बिलोंग करोगे, बट फिर भी आप लोग सिमिलरली सिचुएटेड नहीं होगे। अगर कोई एक ऐसा बॉय है जो कि गर्ल है, या वो यहाँ वाले फैमिली से बिलोंग करती है, और यहाँ पे कोई गर्ल है जो कि ये वाली सिचुएशन से बिलोंग करती है, ये वाले OBC ये वो OBC फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और ये गर्ल और ये बॉय वो फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो ये लोग सिमिलरली सिचुएटेड नहीं हुए। इंस्टेड ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर भी इसका मतलब क्या हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज तभी होगा जब यहाँ वाले बच्चों को ज़्यादा वो फ़ायदा मिले रिजर्वेशन का, ठीक है। तो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, और
कहीं ना कहीं आप लोग देखो तो ABC तीनों मिला करके बात एक ही कर रहा है, ठीक है। लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, जो बराबर, जो इक्वली सिचुएटेड है, उनमें किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना। अगर उनमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तब तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। तो फिर वो काहे का इक्वालिटी, वो फिर इक्वालिटी ही नहीं। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग ये कह सकते हो एक लाइन में, जैसे हमने कहा था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ को अगर समराइज करना हो एक लाइन में, तो हमने बताया था एक सेंटेंस में क्या, कि एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और एनी ग्रुप ऑफ पर्सन। वहाँ पे प्रिविलेजेस का एब्सेंस था, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई लाइकली सिचुएटेड है, कोई सिमिलर कंडीशन में है, तो फिर उनमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन करना। उनमें इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए उनके बीच में। और फिर यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो एक फिगर है, जैसे कि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, जब आएगा तब वो देखूंगी, अभी तो नहीं है। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक सबसे छोटू हाइट का एक बेबी रहता है, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा हाइट का, और वो लोग एक स्टेडियम को देख रहे होते हैं, और एक बैरियर के तौर पे यहाँ पे एक वुडन बैरियर होता है। सबसे लंबे हाइट वाले को दिखती है, और फिर मिडिल वाले हाइट को बहुत थोड़ा सा दिखता है, और ये छोटू बेबी को तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो वो वहाँ पे हम लोग को पढ़ाया जाता है, वो पिक्चर के थ्रू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में सिमिलरली सिचुएटेड में समझाया जाता है। जैसे कि वो कैसे हो जाते हैं सिमिलरली सिचुएटेड, आपको अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को वहाँ पे अप्लाई करना हो, तो वो जो छोटू बेबी है उसको उतना उठाना पड़ेगा उस लेवल तक कि तीनों बराबर ही देखे, तब जा करके तीनों क्या हुए, इक्वली सिचुएटेड होंगे, तब जा करके वो तीनों, ठीक है, छोटू बेबी और वो मिडिल वाला और फिर वो लंबू टॉल वाले, ठीक है, तब जाकर के वो लोग होंगे इक्वली सिचुएटेड। अब समझ में आप लोगों को? अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो लाइक हैं वो अलाइक ही ट्रीट करे जाएंगे स्टेट के द्वारा, ठीक है, कानून के द्वारा, सबके द्वारा। अब लेकिन इसका ना पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन में क्या दिया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन में क्या दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बात बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लाइक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों, भले अनलाइक्स जो अनइक्वल्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ये है पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। क्या, कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, जैसे कि फॉर हमारे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का अगर मैं बात करूँ, तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये लोग जो हैं वो सोशली काफ़ी बैकवर्ड हैं, वो लोग काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड रह गए हैं, ठीक है। जो जिस प्रकार की कंडीशन प्रिवेल किया करती थी पहले, वो रीज़न था जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो अभी स्टेट क्या है ना कि उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ, मतलब प्रोवाइड कर सकती है वो अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, ठीक है। इसको कहा जाता है रीजनेबल क्लास लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है ना ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये अलाउ करता है, ठीक है। आर्टिकल 14 अगर आप लोग देखो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा, बट ये अलाउ कर रहा है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या अलाउ कर रहा है कि स्टेट कल को अगर चाहे तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। क्लास लेजिस्लेशन कर सकती है, क्लास लेजिस्लेशन इन द सेंस जैसे कि किया हुआ है ना, जैसे कि इनकम वाले में क्लास लेजिस्लेशन किया हुआ है, ठीक है, कि जो ज़्यादा जिनकी इनकम है उन पे ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है, तो इस तरीके से ज़्यादा स्लैब वाले टैक्स उन पे लगते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। और क्राइटेरिया, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जिसके बेसिस पे ग्रुप पूरे इंडियन जो हमारा टैक्स ग्रुप है उनको बांटा गया है, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था इनकम। और रीज़न क्या था, क्योंकि हम चाहते थे कि, मतलब हमने क्या कहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमारा पर्पस था कि जिसकी जितनी ज़्यादा कमाई है वो उतनी ज़्यादा इनकम देगा। अब मान लीजिए कोई कमा ही बहुत कम रहा है, उससे भी अगर हमने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ 100 रुपये कमाया जा रहा है, वहाँ 1 लाख रुपये कमाया जा रहा है, बट एक कानून है जो कि बोल रहा है कि इक्वल सब्जेक्शन होना चाहिए कानून का, सब सारे पर्सन बराबर होंगे, इक्वल सब्जेक्शन होगा। ये गलत बात होगा ना, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस, बट यहाँ पे इक्वल सर्कमस्टांसेस कहा गया। क्या वो इक्वल थे सर्कमस्टांसेस? वो 500 कमा रहा है, अगर आप क्राइटेरिया देखो तो वो वहाँ पे 1 लाख कमा रहा है, तो ये इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं हुआ ना, इसीलिए ये अलाउड है, क्लास लेजिस्लेशन अलाउड है, हमने किया है वो इनकम वाले क्राइटेरिया को यूज़ करके। तो स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, रीजनेबल क्लास लेजिस्लेशन किया जा सकता है। अच्छा, ये क्या है,
इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस, प्रिविलेजेस एंड द लायबिलिटीज़, क्या मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि अगर कोई कानून है जिसमें प्रिविलेजेस दिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, एक कानून के द्वारा, तो वो सारे वुमेन के लिए इक्वल सर्कमस्टांसेस में जिस भी कैटेगरी ऑफ वुमेन को वो रिजर्वेशन दिया गया है, उन सारे वुमेन के लिए वो होना चाहिए, ठीक है, प्रिविलेजेस के भी रिस्पेक्ट में वो मिलना चाहिए उन सबको, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फिर, ठीक है। और फिर लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब, अगर कोई कानून लगा रहा है, इम्पोज कर रहा है, अगर कोई कानून कोई लॉ इम्पोज कर रहा है फाइन, तो वो सबके लिए बराबर ही होगा वो फाइन, क्यों किसी के लिए ज़्यादा क्यों किसी के लिए कम, वही है इसका क्या मतलब था। वो छूट गया था, तो इसे मैंने अभी बता दिया कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए हमें, बट सिर्फ और सिर्फ इक्वल सर्कमस्टांसेस में चाहिए, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, सिमिलर एप्लीकेशन होना चाहिए लॉज का। हाँ, हम मानते हैं कि हाँ अगर एक कानून है तो सब पे बराबर का लगना चाहिए, लेकिन कब लगना चाहिए सब पे बराबर का, जब वो लोग जिन पे वो कानून लग रहा है वो सिमिलरली सिचुएटेड होंगे तब लगा दो, ठीक है, सिमिलर तरीके से, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो लाइक है उनको अलाइक ट्रीट करो। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया, अब हम आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का, बात करता है आर्टिकल 15, ठीक है। अच्छा, हमने ये जो पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव मान सकते हो आप, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो रोक रहा है स्टेट को किसी भी प्रकार का प्रिविलेज प्रोवाइड करने से। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव एक कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये स्टेट को अलाउ करता है कि आप लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए जा सकते हो, अफर्मेटिव एक्शंस कह सकते हो ना, स्टेट जो अफर्मेटिव एक्शंस लेती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है, तो उसको बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उनके एडवांसमेंट के लिए, तो वो प्रोवाइड करता है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शंस के लिए यहाँ से अलाउ किया जाता है। आर्टिकल 15 का अगर हम बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है। देखिए, ये जो हमारा आर्टिकल 15 है ना, उसमें 3 क्लॉजेस थे जो कि ओरिजिनली हमारे आर्टिकल 15 में पाए गए। बाद बाकी जो अपने क्लॉजेस पढ़ा है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, वो जो है बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के द्वारा ऐड किया गया है। ये जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, आपने पढ़ा था कि आर्टिकल 14 सबके लिए अवेलेबल था, वहाँ पे क्या वर्ड था कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यहाँ पे क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। सिटीजन का बात किया जा रहा है, आपको पता भी होगा, मैंने बताया है कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए हैं। 5 थे, मैंने बताया हुआ है, अच्छे से याद करवाया हुआ है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, आर्टिकल 15 था, उसमें से सबसे पहला आर्टिकल 15 ही था। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, अब यहाँ पे क्या क्या समझना है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ भी 5 है, ठीक है। आर्टिकल 15 में वो 5 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, 5, ठीक है, क्या क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन ग्राउंड्स के बेसिस पे, या तो वो इंडिविजुअल ग्राउंड्स होंगे या तो ये सारे कुछ ग्राउंड्स कंबाइन भी कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रिलीजन के बेसिस पे स्टेट फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी, ठीक है, वहाँ पे एक जॉब के लिए आया और वहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि एक्स रिलीजन का ही लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, वाई रिलीजन के पर्सन को रिक्रूट नहीं किया जाएगा, तो आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, पूरा कह सकते हो कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है स्टेट ने, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, अब रिलीजन और फिर रेस, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे किया हो, तभी अगर ये सारे कंबाइंड एक साथ, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलीजन और कास्ट दोनों मिलाकर भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया, तब भी जा सकते हो, मतलब ठीक है। इंडिविजुअली भी अगर इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है स्टेट के द्वारा, तब भी जा सकते हो, या फिर कंबाइंड इनको कुछ मिला करके कुछ कॉम्बिनेशन मिलाए हुए हैं इन्हीं 5 के कोई कॉम्बिनेशन मिला लो, तब भी अगर डिस्क्रिमिनेट किया गया है स्टेट के द्वारा तो आप कोर्ट जा सकते हो। अब ये क्या है, हाँ ये हमने देख लिया, ये 15 क्लॉज 1 हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं 15 क्लॉज 2 का। नो सिटीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू दी पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस आप पार्क है कोई, ठीक है, कोई ग्राउंड है, ये सब चीज़ है, या फिर कोई पब्लिक प्लेस है सॉरी, ठीक है। तो नो सिटीजन, सबसे पहले तो आप सिटीजन याद रखोगे, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड,
किसी भी सिटीजन को, कोई भी इंसान, ये 15 क्लॉज 1 जो है ना वो स्टेट के अगेंस्ट था, ठीक है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर आपके साथ अपने घर के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो इस चीज़ के लिए कि देखिए वो प्राइवेट बंदे ने मेरे साथ, मतलब वो प्राइवेट इंडिविजुअल ने मेरे साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया है। नहीं, ये सिर्फ स्टेट के लिए कि अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगा तब आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 15 वायलेट होगा, उसके अंतर्गत आप जा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ 15 क्लॉज 2, ये दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शंस के अगेंस्ट और स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट, दोनों के एक्शंस के अगेंस्ट है, ठीक है। नो सिटीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस। कोई पब्लिक प्लेसेस है, आपको जाने का मन है, ठीक है, और कोई आ गया, कोई मान लीजिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ही आ गया और क्या नहीं वहाँ पे सिर्फ एक्स रिलीजन के लोग बैठे हैं तो आप नहीं जा सकते। नहीं, आप वो प्राइवेट इंडिविजुअल जिसने डिस्क्रिमिनेट किया, आपको अलाउ नहीं किया, आप उसके खिलाफ जाकर केस कर सकते हो कि देखिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस में कोई आपको ऐसे रोक नहीं सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। अब ये पब्लिक प्लेसेस कैसे जानोगे कि पब्लिक प्लेसेस क्या हैं? तो वो भी बताया हुआ है, वो प्लेसेस जो कि होली और पार्टली मेंटेन किए जाते हैं आउट ऑफ द स्टेट फंड, सरकारी फंड से चलते हैं, भले सरकार का उसमें कुछ हिस्सा जाता हो या तो पूरा का पूरा सरकार ने मेंटेन कर रखा हो तो वो पब्लिक प्लेस होगा, या फिर डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक, या फिर कोई ऐसा प्लेस जो कि जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए है, ठीक है। अब एक मान लीजिए पैस्चर लैंड है, वो जनरल पब्लिक अभी तक यूज़ करते आ रही है, तो उसको तो आप अगर मान लीजिए आप भी उसको अपने इसके लिए अपने कैटल्स को वहाँ पे पैस्चर के लिए लेकर जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। इसमें कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हो, उस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप नहीं आ सकते। नहीं, वो क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड है फॉर द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए यूज़ के लिए वो प्लेस डेडिकेटेड था, तो आप कैसे मना कर सकते हो? ठीक। 15 क्लॉज 3 का अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट जो है ना वो अलाउड है। अब ये देखिए, आपने जो देखा आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, ये सब जो ना जनरल फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं एक तरीके के। बट अब आप जो भी देखोगे 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6, ठीक है, ये सारे जो है ना इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब है कि वो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो जैसे कि मैं वुमेन, ठीक है, तो मैं कल को ये नहीं कोर्ट में जा सकती हूँ और कह सकती हूँ कि स्टेट, क्योंकि स्टेट अलाउड है, ठीक है। 15 क्लॉज 3 क्या कहता है कि स्टेट जो है ना वो परमिटेड है, वो अलाउड है टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड द चिल्ड्रन, इनके भलाई के लिए, इनके हित में, ठीक है। स्टेट जो है वो कोई भी एक ऐसा स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि पीआरआईज में रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को, फिर चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है 21A के तहत, मतलब कंपलसरी एजुकेशन इनके लिए किया गया है। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार का स्पेशल प्रोविजन जो कि स्टेट ने बनाया है, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। आपने बोला कि कंपलसरी एजुकेशन किसको देना है? चिल्ड्रन को देना है, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के एज के। क्यों? कोई कल को जाके कह सकता है क्यों भाई, अगर मैं जैसे कोई इंसान है वो कह दे कि नहीं मैं तो 60 साल का हो गया तो क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है कंपलसरी एजुकेशन, स्टेट ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है मेरे साथ एज के बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें मतलब इसका यहाँ पे सूट नहीं किया। ये एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल जैसे कि आप हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वुमेन को दिया गया है पीआरआईज में रिजर्वेशन, आप मेल काउंटर पार्ट ऑफ वुमेन के आपने जो कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन में, और फिर आप ये आगे नहीं कह सकते हो कि ऐसे कैसे वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया गया, 6 के बेसिस पे सरकार ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो ऐसे नहीं ना चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? स्टेट को आप क्यों नहीं ले जा सकते हो इस मामले में कोर्ट में? क्योंकि 15 क्लॉज 3 में अलाउ किया गया है स्टेट को, ठीक है। स्टेट जो है वो परमिटेड है, अलाउड है टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन एंड द वुमेन, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए स्टेट बना सकती है। 15 क्लॉज 4 का अगर मैं बात करूँ तो स्टेट जो है वो अलाउड है टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्या मैंने बोला? 15 क्लॉज 4 जो है वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे अलाउ किया गया स्टेट को, जैसे कि 15 क्लॉज 3 में अलाउ किया गया है। ये सारे 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3 जो था वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता था, बट 15 क्लॉज 4, 5, 6 ये सब जो है ना वो सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है। 15 क्लॉज 4 जो है उसमें क्या कहा गया है? स्टेट जो है वो अलाउड है टू मेक द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स और द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स
इनके बेटरमेंट के लिए, इनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट अलाउड है कि वो कल को कोई भी एक स्पेशल प्रोविज़न बनाती है, तो मतलब इनके एडवांसमेंट के लिए वो बना सकती है, ठीक है। ये है हमारा, अब मुझे इसे इरेज करना होगा। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड 15 क्लॉज 6 देख लेते हैं हम लोग। 15 क्लॉज 4 का मैंने जैसे कि बताया था कि 4, 5 ये जो क्लॉजेज हैं ना, 4, 5, 6 ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, वो सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के द्वारा ऐड किए गए थे। तो 15 क्लॉज जो हमारा 4 था वो एक जनरल प्रोविज़न है कि स्टेट जो है वो अलाउड है कि वो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए स्टेट जो है वो अलाउड है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं उनके एडवांसमेंट के लिए। तो वो एक काफ़ी जनरल प्रोविज़न है, ठीक है, वो एक जनरल प्रोविज़न है एक तरीके का। देखो अगर आप लोग देखो तो उसी का स्पेसिफिक प्रोविज़न इन्हीं के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स और द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है जो इसकी बात वाली क्लॉज देती है, जो कि स्पेसिफिक प्रोविज़न क्यों हो गई है और ये जनरल प्रोविज़न क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल स्फेयर की बात कर रही है। बट ये 15 क्लॉज 5 अच्छा हम लोग देखेंगे, बट 15 क्लॉज 4 याद रखिएगा, 3 तक तो था पहले से, पहला कौन ऐड किया गया, 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया। तो 4 पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो सबसे पहला कौन ऐड किया गया 15 आर्टिकल 15 में, 15 क्लॉज 4, तो किसके द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये ट्रिक है, ठीक है। 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। फिर अगर हम बात करें 15 क्लॉज 4, ये स्पेसिफिक प्रोविज़न क्यों है, क्योंकि ये इन्हीं के बारे में बात करता है, लेकिन इनको कहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न देने का बात करता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देने का बात करता है। मतलब इसको अगर पूरा पढ़ना है तो ये यहाँ से पढ़िए कि स्टेट जो है वो अलाउड है टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स और द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ कंटिन्यू करिए, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इवन इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे भी इनके लिए क्या बोला गया है कि ये जो भी क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स हैं, उनके लिए स्टेट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, ठीक है। उनके एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है स्टेट। वो कौन अलाउ करता है, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 अलाउ करती है, ठीक है, बना सकती है फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दी एडमिशन, ठीक है, इनके एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये जो भी बच्चे होंगे जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उनके एडमिशन के रिगार्डिंग स्टेट जो है वो इस आर्टिकल, इस क्लॉज का इस्तेमाल करके उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, ताकि वो जब भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले तो उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा मिले, ठीक है। इन दी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या लगता है, वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार के द्वारा कुछ हेल्प लेते हो फाइनेंशियल, नहीं, यहाँ पे क्या है यही याद रखिएगा, वो भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि भले एडेड हो या फिर अनएडेड हो, ठीक है, भले सरकार से उसको कुछ हेल्प मिलती हो भले ना मिलती हो, बट वो सारे, ठीक है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही क्यों ना हो, और उसमें भी भले वो सरकार से हेल्प लेते हो ना लेते हो, उन सब में स्टेट जो है वो एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है इन बच्चों के एडमिशन के रिगार्डिंग जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज़ और बात याद रखिएगा कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंने बोला उसमें बस एक एक्सेप्शन है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोविज़न नहीं लगेगा, ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये प्रोविज़न नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं 15 क्लॉज 6। 15 क्लॉज 6 जो है वो EWS रिजर्वेशन का बात करता है। आप लोगों को पता होगा कि ये तो भी रिसेंट थोड़ा बहुत फिनोमेना है, तो पता होगा आप लोगों को, रिसेंट इवेंट है ये, ठीक है। EWS रिजर्वेशन कोई भी, जैसे कि इसको पूरा इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं कि स्टेट जो है वो अलाउड है टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स। कोई भी सिटीजन जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्टेट जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, ठीक है। उनके लिए किसके रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू देयर एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोथ। मेरा मार्कर थोड़ा सा खत्म हो गया था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। बोथ दी एडेड और अनएडेड, ये वाला सेम चीज़ है, बोथ दी एडेड और अनएडेड एक्सेप्ट दी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके लिए भी स्टेट जो है वो अलाउड है। और ये जो है 15 क्लॉज 6 जो है वो ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2019 के द्वारा, ठीक है, 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ऐड किया गया था। हाँ, आप याद कैसे रख सकते हो कि आपने ई ऐसे लिखते हो, ई मतलब दिखाई देती हूँ, देखो आप लोग ई ऐसे लिखते हो, ई और 3 ऐसे लिखते हो, मतलब ई और 3, तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हो कि इसका जस्ट उल्टा EWS, फिर उसका उल्टा करिएगा तो 3 बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो EWS 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या हो गया है, 2019 के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। 2024, हाँ 2019, ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा ऐड किया गया था। ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 10% रिजर्वेशन का था यहाँ पे। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मुझे तो बिल्कुल भी आशा नहीं है कि आप लोग इतना देर तक बैठे हो गए ये वीडियो को देखने के लिए, बट कोई नहीं, इस वीडियो को एंड करते हैं। आर्टिकल 15 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अब हम लोग आर्टिकल 16, 17 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।